गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं हूं सुनील कात्यान और मैं आज आपको रिज्यूम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूंगा। जब भी कोई प्लेसमेंट ड्राइव होने वाली होती है तो बच्चे मेरे पास आते हैं और कहते हैं सर रिज्यूम कैसा बनाना है, सर रिज्यूम के लिए कोई फॉर्मेट दे दीजिए। कुछ बच्चे कहते हैं सर मैंने पहले रिज्यूम बनाया था, क्या मैं वही दे दूं आपको। तो बच्चों इसी वजह से मैं आज ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूं जो कि रिज्यूम के बारे में इंपॉर्टेंट बातें आपको पता चलेंगी। रिज्यूमे क्या होता है? रिज्यूमे एक वो डॉक्यूमेंट होता है जो किसी भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी होता है। कोई भी हायरिंग होनी है, कहीं नौकरी निकलती है तो आपको सबसे पहले क्या देना होता है? रिज्यूमे सबमिट करना होता है। या तो आप खुद डायरेक्ट फॉरवर्ड कर देते हो या फिर जो आपका प्लेसमेंट इंचार्ज है वो क्या करता है, आपके रिज्यूम को कंपनी को फॉरवर्ड करता है। उन्हीं को रिज्यूम्स को ही स्टडी करके वो क्या करते हैं, आप में से कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट करते हैं, उनमें से कुछ काबिल बच्चों को निकाल लेते हैं और उनको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो इसका मतलब रिज्यूम की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। अगर रिज्यूम अच्छा बना तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, अच्छा नहीं है तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। वहीं से पहला स्टेप आपका रिक्रूटमेंट का क्या है? रिज्यूमे बनाना होता है। तो इसका मतलब रिज्यूम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। हमें रिज्यूम बहुत सोच समझ के बनाना होता है। फिर आप लोग कहते हो सर रिज्यूम का फॉर्मेट क्या है? तो मेरे अकॉर्डिंग रिज्यूम का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं होता। रिज्यूमे क्या होता है भाई? वो डॉक्यूमेंट होता है जो आपकी एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, आपका बैकग्राउंड के बारे में बहुत अच्छे से बताता है। ठीक बात है। अब उसको अच्छे से रिप्रेजेंट करना है। वो कैसा होना चाहिए? रीडेबल होना चाहिए भाई, अच्छे से पढ़ा जा सके, अच्छे से समझा जा सके, वो अच्छा रिज्यूम है। ठीक बात है ना। तो रिज्यूमे के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, किस सीक्वेंस में होनी चाहिए, वो कुछ एक बेसिक फंडा मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। ठीक बात है। तो कुछ स्टैंडर्ड्स भी हैं। तो रिज्यूमे कुछ फॉर्मेट्स हैं जो मैंने वेबसाइट से स्टडी किया है, तो कुछ स्टैंडर्ड्स हैं वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा जो अच्छी अच्छी वेबसाइट्स बताती हैं कि भाई रिज्यूमे के फॉर्मेट हो सकते हैं। ठीक बात है ना। लेकिन सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। कई बार बच्चा कह देता है सर मेरे पास पुराना रिज्यूम है तो क्या मैं उसको सबमिट कर सकता हूं? तो मैं कहूंगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रिज्यूमे कभी भी फिक्स नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार रिज्यूमे बना लिया और वो आपका हमेशा के लिए फिक्स हो गया। जी नहीं, जैसी कंपनी होगी उसके अकॉर्डिंग आपको अपना रिज्यूमे चेंज करना होगा। ठीक है। एक होता है जेडी, जॉब डिस्क्रिप्शन। मतलब अगर कोई भी कंपनी कहीं पे भी कोई वैकेंसी निकालती है तो उसके साथ में वो जेडी देती है, जॉब डिस्क्रिप्शन देती है कि भाई मुझे इस लेवल का आदमी चाहिए, उसके पास मुझे इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए या ये स्पेसिफिक क्वालिटीज होनी चाहिए बंदे के ऊपर। ठीक है। तो उन क्वालिटीज को ध्यान में रखते हुए हमें अपने रिज्यूम को कंस्ट्रक्ट करना होता है, बनाना होता है, टेलर करना होता है। हमें सीलना पड़ेगा अपने रिज्यूम को, मतलब बनाना होगा हमने अपने रिज्यूम को। ठीक है। तो हम पहले तो ये देखेंगे कंपनी की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, उसको कैसा आदमी चाहिए। उसके बेसिस पे मैं अपने आप को एनालिसिस करूंगा। मैं अपने अंदर देखूंगा कि मैंने जो अपनी पढ़ाई पूरी की है या मैंने अपना कोई शॉर्ट टर्म कोर्स किया है या डिप्लोमा किया है या डिग्री की है, तो उसके अकॉर्डिंग वो मेरे पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो इस जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर आते हैं। उन पॉइंट्स को हम सेलेक्ट करेंगे और कहां यूज करेंगे? हम अपने रिज्यूम बनाते टाइम हम उन पॉइंट्स को यूज करेंगे। तभी हमें इंडस्ट्री वाला क्या करेगा? सेलेक्ट करेगा। उसे पता चलेगा हाँ जो मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन की रिक्वायरमेंट्स हैं, ये जो कैंडिडेट है ये इसका एक्सपीरियंस उसके रिलेटेड है, इस चीज का उसको नॉलेज है, इस चीज का उसको ज्ञान है। तभी वो आपको नेक्स्ट स्टेप या इंटरव्यू के लिए या रिटन एग्जामिनेशन के लिए आपको बुलाएगा। ठीक बात है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है रिज्यूम बनाने से पहले? आपको जॉब डिस्क्रिप्शन पता होना चाहिए। किसी भी इंडस्ट्री का जब वो रिक्रूटमेंट के लिए सीटें निकालते हैं कि हमारे पास 20 वैकेंसी हैं या 10 वैकेंसी हैं या 2 वैकेंसी हैं, लेकिन वो वैकेंसी किसके लिए है? मशीन ऑपरेटर के लिए है, असिस्टेंट मशीन ऑपरेटर के लिए है या सुपरवाइजर के लिए है या इंजीनियर के लिए है, जिस पोस्ट के लिए है और उस पोस्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है। क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में उसको कैसी नॉलेज होनी चाहिए, कितनी स्किल होनी चाहिए, कितने साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, क्या क्या मेजरमेंट कर सकता है, किस किस टूल की उसको नॉलेज होनी चाहिए, कौन सी मशीन की उसको नॉलेज होनी चाहिए। ये सब कुछ लिखा होता है जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर। हम क्या करते हैं? उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और उसको क्या करते हैं? अपने रिज्यूम के अंदर डालते हैं ताकि हम उस जॉब के लिए एक एलिजिबल कैंडिडेट बन सके। ठीक बात है भाई। तो ये बात हो गई हमारी किसकी? जनरल डिस्कशन की। भाई क्या क्या चीजें हमें रिज्यूम बनाते समय हमें किस चीज का ध्यान रखना चाहिए। रिज्यूम कभी भी फिक्स्ड नहीं होता, कभी भी फाइनल बना हुआ नहीं होता। हर एक कंपनी के लिए, हर एक पोस्ट के लिए आपको रिज्यूम दोबारा से तैयार करना पड़ेगा।
अब मैं बात करता हूं कुछ वेबसाइट्स की जहां से मैंने कुछ फॉर्मेट्स को उठाया है। जैसे बच्चे कह देते हैं सर कोई फॉर्मेट दे दीजिए, तो मैं 3 तरह के फॉर्मेट्स की बात करता हूं। ठीक है, एक होता है क्रोनोलॉजिकल, मतलब तिथि क्रमागत, तिथि के अनुसार। ठीक है, जैसे डेट आई, डेट के अनुसार, तारीख के अनुसार, भाई पहले क्या किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया। ठीक है, 2010 में क्या किया, 11 में क्या किया, 12 में क्या किया, 13 में क्या किया, 14 में क्या किया। तो ये क्या, इसको ऑर्डर को हम क्या बोलते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक बात है। एक होता है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब वो क्या था, तिथि के अनुसार, दिनांक के अनुसार, डेट के अनुसार। ये क्या है, उससे उल्टा, मतलब आज मैं क्या कर रहा हूं, पिछले साल मैंने क्या किया, उससे पिछले साल मैंने क्या किया, मतलब जो अभी कर रहे हैं वो पहले, और जो बाद में किया है वो, मतलब इससे पहले जो किया है वो उससे नीचे। जैसे मैं अगर बात करूं, अगर मैंने पीएचडी कर रखी है, तो अगर मैंने रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग मुझे अपना रिज्यूम बनाना है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा कि मैं जहां पे वर्क कर रहा हूं। ठीक है, या मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं, तो सबसे पहले मैंने क्या, अब मैं क्या किया है, पीएचडी की है, उससे पहले एमटेक की है, उससे पहले बीटेक किया है, उससे पहले 12th की है, उससे पहले मैट्रिक की है। तो ये ऑर्डर होगा किसके अंदर, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल के अंदर। लेकिन अगर मुझे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होगा, उसमें क्या करोगे, पहले मैं मैट्रिक के बारे में बताऊंगा, फिर 12th के बारे में बताऊंगा, फिर ग्रेजुएशन के बारे में बताऊंगा, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में बताऊंगा, और फिर डॉक्टरेट के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ये कौन सा ऑर्डर होता है, क्रोनोलॉजिकल और रिवर्स क्रोनोलॉजिकल। ठीक है बेटा, उसके बाद आता है अपना फंक्शनल। ये पहला फॉर्मेट था आपका, कौन सा, क्रोनोलॉजिकल, दूसरा फंक्शनल, ठीक है, और तीसरा कम्बिनेशन, कम्बिनेशनल बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, फंक्शनल, जहां पे आपने बस कोई वर्क एक्सपीरियंस आपका हो गया। ठीक, चलो एक बार यहाँ के थ्रू मैं समझाता हूँ। पहले मैंने बात कौन सी की, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल, तो इसके अंदर हमें डाटा, देखो डाटा तो हमें हर तरह का सप्लाई करना है। मतलब रिज्यूमे के अंदर एक और चीज में डिफरेंस बताता हूं, एक होता है रिज्यूमे और एक होता है सीवी, करिकुलम विटे। ठीक है, तो इसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। जो हायर स्टैंडर्ड्स के बच्चे होते हैं उनको पता होता है सीवी क्या होता है और रिज्यूमे क्या होता है। रिज्यूमे क्या होता है, रिज्यूमे हमेशा 1 या 2 पेज का होता है, मैक्सिमम 2 पेज का होता है। ठीक है, और सीवी क्या होता है, 2 पेज, 3 पेज, 4, 5 का, अलग अलग, मतलब ज्यादा पेजेस का हो सकता है आपका सीवी। अब मैं बताता हूं इसके अंदर डिफरेंस। सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपको कहूं अपने बारे में, अगर मैं कहूं अपने बारे में कोई भी 5 पॉइंट लिख के बताओ, ठीक है, तो आप क्या करोगे, 5 सिर्फ पॉइंट ही लिखोगे। दूसरा मैं कहूंगा अपने बारे में एक एस्से लिख दो, अपने बारे में एक एस्से लिख दो, आप क्या करोगे, 2-3 पेज भर दोगे ना अपने बारे में। भाई वो 5 पॉइंट भी आप ही के बारे में थे, और वो एस्से जो आपने लिखा है, पूरा का पूरा जो पार्ट आपने लिखा है, पूरा पूरा जो पहरा आपने लिखा है, वो भी आपके बारे में है। चीज तो दोनों एक ही है, लेकिन जो आपने 5 पॉइंट लिखे ना अपने बारे में स्पेशल, वो तो आपका है रिज्यूम, और जो आपने पूरा पहरा लिख के पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया है ना, वो क्या है आपका सीवी। चीज एक ही है, मतलब वहां तो हम सिर्फ रिज्यूम के अंदर सिर्फ पॉइंट्स के अंदर बात करते हैं, जो स्पेशल चीजें हैं उनको ही हाईलाइट करते हैं। लेकिन सीवी के अंदर हम क्या करते हैं, उन्हीं को डिटेल की फॉर्म में लिख देते हैं, बहुत ज्यादा फैला के लिख देते हैं। भाई ये चीज मैंने यहां से की, इतने दिन के लिए की, यहां से की, मेरा ये अचीवमेंट्स थे, मैंने ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिला, मैंने ये पब्लिकेशन की है। तो क्या है, जब हम डिटेल में बात कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, सीवी हो जाता है। और जब हम रिज्यूमे की बात करते हैं तो बहुत शॉर्ट में लिख देते हैं, बहुत छोटे में लिख देते हैं। भाई 1 पेज या 2 पेज में हम अपने बारे में सब कुछ खत्म कर देंगे। मतलब अपने प्रेजेंट एजुकेशन के बारे में, अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपने फैमिली के बारे में भी अगर लिखना चाहे तो ठीक बात है। लेकिन रिज्यूमे के अंदर हम फैमिली के अंदर बारे में नहीं लिखते। वो क्या होता है, रिज्यूमे, प्रोफेशनल रिज्यूमे के अंदर हम बिल्कुल स्पेसिफिक चीजों को ही इंडिकेट करते हैं। सीवी के अंदर हम लिख सकते हैं पेरेंट्स के बारे में या कोई भी अपनी डिटेल्स हैं, ज्यादा फैला के जब हमें लिखना होता है तो हम लिख सकते हैं। लेकिन हम जब भी यहाँ की बात करता हूं मैं आपको, ठीक है, क्वालिफाइड एजुकेशन फील्ड की बात करता हूं, किसी भी एक कॉलेज या स्कूल या फिर ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं, तो हम वहां पे क्या सप्लाई करते हैं, हम रिज्यूमे देते हैं जब भी हमारे पास जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी मिलती है, जब हमारे लिए कोई भी प्लेसमेंट ड्राइव आती है। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले बात करता हूं किसका, फॉर्मेट्स की हम बात कर रहे हैं। रिज्यूम के डिफरेंट फॉर्मेट थी। मैंने कहा रिज्यूम के फॉर्मेट कितने तरह के होते हैं, 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से, क्रोनोलॉजिकल, फंक्शनल और कम्बिनेशन। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल तिथि अनुसार, फंक्शनल भाई टाइम के अनुसार, कॉम्बिनेशन दोनों को जोड़ के। समझ में आई बात। क्रोनोलॉजिकल मैंने कहा डेट के अनुसार, एक होता है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल, उल्टा, ठीक है, जो अब चल रहा है वो उसके बाद फिर पुराने साल होगा। और क्रोनोलॉजिकल भाई
पहले क्या किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, उसके बाद क्या किया, ठीक है। तो भाई डिटेल तो सारी की सारी सप्लाई करनी है, तो लेकिन इसमें ऑर्डर क्या होता है, पहले आप नेम एंड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, पहले अपना नाम लिखोगे और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दोगे, भाई अपना नाम दोगे, अपना फोन नंबर दोगे, अपनी ईमेल आईडी दोगे, ठीक बात है। फिर ऑब्जेक्टिव और समरी, ठीक है, ऑब्जेक्टिव और समरी। समरी तो वो देता है जिसका कोई वर्किंग एक्सपीरियंस होता है, समरी वो देता है जिसका कोई वर्किंग एक्सपीरियंस होता है, वो नहीं है अगर आप फ्रेशर हो तो आप क्या देते हो, ऑब्जेक्टिव, या हम लिख सकते हैं कैरियर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कैरियर ऑब्जेक्टिव। कैरियर ऑब्जेक्टिव की ऐसे नहीं होना चाहिए भाई मुझे तो अमीर बनना है या मुझे जॉब चाहिए, ये सेल्फ सेंटर्ड नहीं होता भाई, वो चीज नहीं होती केवल तो अपने पर्सनल के बारे में बताओगे, हमें दोनों को कंसीडर करना होगा, अपने आप को भी और ऑर्गेनाइजेशन को भी जहां पे हम काम करने वाले हैं, ठीक बात है। तो हम उनको बताएंगे हम एक ऐसा एरिया, हम एक ऐसी जगह काम करना चाहते हैं जहां मैं अपनी स्किल को इंप्रूव कर सकूं, अपने आप के टैलेंट को बढ़ा सकूं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकूं, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकूं, ठीक है। उसके साथ साथ मैं ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में भी सहायता कर सकूं, ठीक है। उसको ये बताना है मैं अपनी भी अपना नॉलेज को बढ़ाना चाहता हूं और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको भी लिफ्ट अप करना चाहता हूं, उसको भी उठाना चाहता हूं, उसकी भी बढ़ोतरी में मेरी बढ़ोतरी है, ठीक बात है ना। अगर ऑर्गेनाइजेशन ऊपर उठेगी तो मैं भी ऊपर उठूंगा, तो दोनों को पैरेलल लेके चलना है, एक साथ लेके चलना है। यहाँ पे क्या है, सेल्फ सेंटर नहीं दिखाना, ये नहीं दिखाना कि मैं सिर्फ मुझे अपना आप देखना है, इंडस्ट्री भाड़ में जाए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। कैरियर जो ऑब्जेक्टिव होगा उसके अंदर ना सिर्फ अपना ऑब्जेक्टिव साथ में लेके चलना है, अपने के साथ साथ आपको ऑर्गेनाइजेशन का भी मोटो देखना है कि भैया मैं जब काम करूं तो ऑर्गेनाइजेशन भी ऊपर उठे, उसका भी लेवल ऊपर उठे, ठीक बात है ना। वो क्या हो जाता है, हमारा कैरियर ऑब्जेक्टिव हो जाता है, ठीक बात है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोफेशनल हिस्ट्री। भाई मैंने कहा क्रोनोलॉजिकल, ये कहां यूज होता है रिज्यूम, इफ यू हैव ए रिच प्रोफेशनल वर्क हिस्ट्री विद नो गैप इन एम्प्लॉयमेंट। क्रोनोलॉजिकल टाइप ऑफ रिज्यूम हम वहां यूज करते हैं जब आपको लगातार काम करते हुए बहुत साल हो चुके हैं, ठीक बात है ना। भाई अगर मैं कहूं मैंने 5 साल एक जगह काम किया है, 8 साल एक जगह काम किया है, 10 साल मैंने एक जगह काम किया है, तो मेरे पास एक रिच एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो गया है। रिच का मतलब अमीर नहीं है यहाँ पे, इसका मतलब है क्वांटिटी, भाई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, ठीक है। उसको बोलते हैं यहाँ पे रिच प्रोफेशनल वर्क हिस्ट्री, ठीक बात है, कि काम करते करते बहुत टाइम हो चुका है। तो उस टाइम पे अगर मुझे दोबारा रिज्यूम बनाना है, ठीक है, तो मैं कौन सा यूज करूंगा, क्रोनोलॉजिकल। तो प्रोफेशनल हिस्ट्री इसका मतलब क्या है, मैं एक टेबल बनाऊंगा, उस टेबल के अंदर लिखूंगा कि मैंने यहाँ पे काम किया इतने साल के लिए, यहाँ पे काम किया इतने साल के लिए, यहाँ पे काम किया इतने साल के लिए। तो जो मेरे नंबर्स हैं, नंबर ऑफ ईयर, भाई इतने साल मैंने काम किया वो इंपॉर्टेंट है, मैं उसको हाईलाइट करना चाहता हूं, भाई मेरे पास इतने साल का एक्सपीरियंस है विदाउट एनी गैप। भाई मैंने बीच बीच में नौकरी नहीं छोड़ी, मैं उसको दिखा रहा हूं मैं जहां पे काम करता हूं 5 से 7 साल तक लगातार काम करता हूं, मैं छोड़ के भागने वालों में से नहीं हूं, ठीक बात है ना। मैं उसको इंडिकेट कर रहा हूं कि मैं जहां पे भी काम करता हूं दिल लगा के काम करता हूं, लंबे समय तक काम करता हूं, मैं आपको इतना जल्दी छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं आपके लिए एक रेगुलर और रिलायबल इंप्लॉय हूं, मैं विश्वास करने लायक इंप्लॉय हूं आपका, ठीक बात है। तो ये चीजें बताना चाहता है कि इसके अंदर क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम के अंदर, ठीक बात है। तो आगे प्रोफेशनल मैंने बता दिया कि आप टेबल की फॉर्म में बनाएंगे कहां पे आपने कितने साल काम किया है। उसके बाद एजुकेशनल हिस्ट्री, फिर आप अपने एजुकेशन के बारे, भाई मैंने क्या कहा, ये ऑर्डर होता है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है चीजें सभी ऐड होंगी, चीजें सभी ऐड होंगी, लेकिन क्या है, ऑर्डर कैसे सीरीज लगा रहे हो, भाई ऊपर क्या दिखा रहे हो, नीचे क्या दिखा रहे हो, उससे नीचे क्या दिखा रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। रिज्यूम का फॉर्मेट क्या होता है, यही होता है। मैंने क्या कहा, मेरे अकॉर्डिंग रिज्यूम का कोई फॉर्मेट नहीं होता, हमें बस सप्लाई करनी होती है अपनी इंफॉर्मेशन जो इजीली रीडेबल हो, एसेसेबल हो, सामने वाले को समझ में आ जाए, वो होता है रिज्यूम, ठीक बात है। लेकिन जो स्टैंडर्ड क्या कहता है, इसके अंदर किसके अंदर, क्रोनोलॉजिकल के अंदर नाम और कॉन्टैक्ट नंबर पहले लिखोगे, उसके बाद अपना ऑब्जेक्टिव लिखोगे, कैरियर ऑब्जेक्टिव लिखोगे, फिर प्रोफेशनल हिस्ट्री लिखोगे, आपने कहां कहां काम किया है, उसके बाद एजुकेशनल हिस्ट्री लिखोगे, भैया आपने 10th क्लास कहां से की, 12th क्लास कहां से की, आपने ग्रेजुएशन कहां से की, या आपने डिप्लोमा कहां से किया, यहाँ पे आपका वो आ जाएगा। उसके बाद स्किल्स एंड एबिलिटीज, भैया आपने काम किया है कहीं पे, कुछ सीखा है, तो उसके बाद आपकी क्या होगी, स्किल में इंप्रूवमेंट होगी, स्किल में इंप्रूवमेंट होगी, एबिलिटीज बढ़ेंगी, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, उन चीजों को हाईलाइट करोगे, भाई मैंने क्या क्या स्किल्स को सीखा है, ठीक बात है ना, क्या क्या मैंने एबिलिटीज को बढ़ाया है, वहां मैंने काम किया तो कितना अच्छा काम किया है, ठीक है। उन चीजों को रिप्रेजेंट करोगे किसके अंदर, स्किल्स एंड एबिलिटीज, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं दूसरा, फंक्शनल। भाई ये कब, फंक्शनल रिज्यूम फॉर्मेट, फंक्शनल ये हम कब यूज करते हैं, भैया एक आदमी, जिस आदमी ने
लगातार नौकरियां बदली हों, मतलब 1 साल काम किया नौकरी बदल दी, 1.5 साल काम किया नौकरी बदल दी, 3 साल काम किया नौकरी बदल दी, मतलब भाई फ्लक्चुएशन में बार बार वो क्या कर रहा है, अपनी जॉब्स को चेंज कर रहा है। तो एक जगह से दूसरी जगह अगर शिफ्ट करना है इंडस्ट्रीज में, तो अब हम कौन सा रिज्यूम करते हैं, फंक्शनल। ठीक बात है। इफ इट इज ए गुड ऑप्शन व्हेन यू आर स्विचिंग इंडस्ट्री, जब एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में आप जा रहे हो, तो आपके लिए फॉर्मा, ये जो फॉर्मेट है वो इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। तो उसकी सीरीज क्या है भैया, किस नंबर पे हम क्या चीज लिखते हैं वो हम देख लेते हैं। क्या करते हैं, नेम एंड कॉन्टेक्ट नंबर पहले नंबर पे लगा लेते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव एंड समरी, पहले दोनों बिल्कुल सेम हो गए। उसके बाद हमने क्या किया, स्किल को हम ऊपर ले आए। जो हमारा 5 नंबर था क्रोनोलॉजिकल के अंदर, जो 5 नंबर था उसको मैं उठा के कहां ले आया हूं, 3 नंबर पे। अब प्रोफेशनल हिस्ट्री, वहां पे तो क्या था यार, मैंने अच्छा काम कर रखा था, कभी 3 साल, कभी 5 साल, कभी 10 साल का रखा था। यहाँ तो मैंने जल्दी जल्दी स्विच किया है, ठीक है, स्विच किया है। तो यहाँ पे मैं उसको क्या दिखाऊंगा कि मेरे पास स्किल अच्छी है। भाई मैं जितनी जगह गया हूं, मैंने वहां से कुछ ना कुछ सीख के आया हूं, कुछ स्किल को मैंने अपना इंप्रूव किया है। तो क्या करोगे, यहाँ पे उस लिस्ट को बनाओगे, स्किल ग्रुप्ड विद थीम। उसके बाद थीम क्या होती है भाई, थीम क्या कि अगर मैंने कोई स्किल सीखी और मैंने उसको वहां पे इंडस्ट्री के अंदर इंप्लीमेंट किया, तो उससे क्या इंप्रूवमेंट हुआ, इंडस्ट्री के अंदर कितना इंप्रूवमेंट हुआ, वो चीज आप कहां दिखाओगे, स्किल ग्रुप्ड विद थीम। भाई मैंने वहां पे काम किया जी, मैं प्रोडक्शन इंजीनियर था, ठीक है, और वहां पे जब मैंने किया काम, 2 महीने के अंदर मैंने वहां पे 10% प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे क्या है, आप नंबर्स को दिखाओगे, संख्या को दिखाओगे कि जी मैंने इतने % इंप्रूवमेंट किया, ठीक है। तो सामने वाले को इफेक्ट पड़ेगा, वो इंप्रेस होगा आपसे कि भैया इसने कंपनी तो बदली थी, लेकिन उससे पहले जो एक काम करके आया ना, तो एक स्किल को इंप्रूव करके आया, बढ़ा के आया, अपनी काबिलियत को बढ़ा के आया है, अपने ज्ञान को बढ़ा के आया है, और इतना % ये इंप्रूवमेंट करके आया है। तो यहाँ पे क्या है, संख्या की बड़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है जब आप इस चीज को लिखते हो कि भाई मैंने प्रोडक्शन को इतना बढ़ाया है, ठीक है। तो ये चीज आप क्या करोगे, नंबर्स की फॉर्म में लिखोगे कि आपकी स्किल की वजह से कितना इंडस्ट्री को फायदा हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आप वो क्या करोगे, सारी स्किल्स को मेंशन करोगे, ठीक बात है। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है, रेलिवेंट प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। अब मैंने क्या किया, उल्टा कर दिया, यहाँ पे स्किल को ऊपर ले गया था, अब प्रोफेशनल जो मेरी हिस्ट्री है, जो मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, उसको मैंने उससे नीचे दिखा दिया, क्योंकि मैं उसको थोड़ा सा हाइड करना चाहता था। मैं उसको स्टार्टिंग में ही नहीं दिखाना चाहता कि मैंने 3 कंपनियां बदल रखी हैं, 4 कंपनियां बदल रखी हैं, ठीक बात है ना। तो मैंने पहले ही अपनी स्किल के बारे में बात की यहाँ पे, उसके बाद मैं अपना वर्क एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ कि भाई मैंने यहाँ काम किया है। उसके बाद एजुकेशन, उसके बाद मेरी पढ़ाई की बात होती है। जब आपका एक एक्सपीरियंस बन जाता है ना बच्चों, जब आप कहीं पे काम करना स्टार्ट कर देते हो, तो आपके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं 10वीं का, 12वीं का, उनकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं रहती। उसके बाद आपने काम करने के बाद कितना सीखा है, ज्ञान कितना अर्जित किया है, आपकी इंप्रूवमेंट कितनी हुई है, ठीक बात है, उसका इंपॉर्टेंस होती है, उसकी वैल्यू होती है भाई। तो जब भी आप नौकरी के लिए स्टार्ट हो जाओ, जब काम करना आप शुरू हो जाओ, तो आपकी 10वीं 12वीं की कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू किसकी है, आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, आपको उस चीज की वैल्यू, आपने क्या सीखा, कौन कौन सी स्किल को बढ़ाया है आपका, ठीक है। तो आप क्या करो, जब भी आप काम करना शुरू करोगे, आप क्या करोगे, अपनी स्किल को इंप्रूवमेंट करोगे, वही आपको आगे चल के आपकी उन्नति करेगी, आपका विकास करेगी इंडस्ट्री के अंदर। आपको कौन सी पोजीशन मिलेगी, हायर पोजीशन मिलेगी आगे, तो क्या किस बेसिस पे मिलेगी, आपकी स्किल के बेसिस पे मिलेगी, ठीक बात है ना बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा फॉर्मूला हो गया, कौन सा फॉर्मेट हो गया, फंक्शनल। उसके बाद बोलते हैं कॉम्बिनेशन। भैया जहां पे आपके एक्सपीरियंस भी चाहिए और स्किल भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए। मतलब आदमी ने मेहनत भी कर रखी है, टाइम भी दे रखा है इंडस्ट्री को, साथ साथ अपनी स्किल को भी इंप्रूव किया है। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, इट इज ए गुड ऑप्शन व्हेन स्किल एंड वर्क हिस्ट्री बोथ इंपॉर्टेंट। भैया काम भी इंपॉर्टेंट है और सीखा क्या क्या है, कितने दिनों तक काम किया, और उसके बाद आपने सीखा क्या है, कौन कौन सी काबिलियत को आपने बढ़ाया है, वो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पे हमारी सीरीज क्या होगी, हम कैसे कैसे लगाएंगे अपने रिज्यूम के अंदर। सबसे पहले अपना नाम और कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, अपने ऑब्जेक्टिव, पहले 2 पॉइंट हर एक के अंदर क्या है, सेम है। उसके बाद प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, उसके बाद क्या है, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, आपका कहां कहां कितना एक्सपीरियंस हुआ है। उसके बाद आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब मैंने क्या कहा, स्किल और वर्क दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, आपने काम भी किया किसी जगह पे और स्किल भी बढ़ाई है। मैंने क्या कहा, पहले एग्जांपल किसका दिया था, स्किल के केस में आपको स्किल में एग्जांपल दिया था, मैंने प्रोडक्शन रेट को इतना बढ़ाया। जब आप कहीं पे कुछ चीज अच्छी करोगे तो आपको क्या मिलेंगे, अवार्ड्स मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या मेंशन करोगे, नंबर 5 पे अवार्ड्स, कि भाई आपको इनाम क्या क्या मिले हैं, कहां कहां से आपको सर्टिफिकेट्स मिले हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या लगाओगे आप, सर्टिफिकेट्स लगाओगे। जी मैंने काम भी लंबे समय तक किया है, मेरी स्किल भी बड़ी थी और उस स्किल के बेस पे मुझे ये इनाम भी मिले हैं, अवार्ड मिले हैं, प्राइज मिला है, तो वो सारे सर्टिफिकेट यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। तो ये 3 क्या है हमारे, एक स्टैंडर्ड परफॉर्मा है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड परफॉर्मा है जो अलग अलग टाइप का इंसान क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। अब आप कहोगे सर यहाँ पे आपने एक्सपीरियंस वाले के लिए बता दिया है, नौकरी बदलने वाले के लिए बता दिया है, जहां पे वर्क के लिए वर्क और स्किल दोनों की रिक्वायरमेंट है उनके लिए बता दिया है, लेकिन आपने कोई फ्रेशर आदमी अगर रिज्यूम बनाना चाहता है तो वो कौन सा परफॉर्मा या कौन सा फॉर्मेट यूज करे आपने वो नहीं बताया। सही बात है ना, तो आप लोग वो पूछना चाह रहे होंगे। तो मैं आपको बताता हूं बच्चे, आप कोई भी, मैंने क्या कहा, उसका कोई परफॉर्मा होता ही नहीं। मेरे नजर में रिज्यूम का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट होता ही नहीं। इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग आपने अपने रिज्यूम को अच्छे से बनाया है या नहीं बनाया है। अगर आपने हर चीज को अच्छे से हाईलाइट किया है, सामने वाले को वो समझ में आ रहा है, तो अच्छा रिज्यूम है, वो अच्छा रिज्यूम है। लेकिन फिर भी अगर आप मुझसे कोई आप पूछो कि एक ऑप्शन दीजिए इन तीनों में से हम कौन सा यूज कर सकते हैं, तो मैं कहूंगा क्रोनोलॉजिकल, तिथि अनुसार। भाई मेरे पास क्या है, मेरी डिग्रियां हैं, मार्कशीट है, भाई मैंने 10वीं कर रखी है, मैंने 12वीं कर रखी है, ठीक बात है। उसके बाद मैंने डिप्लोमा कर रखा है या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रखा है, या फिर इंजीनियरिंग कर रखी है, या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, या पीएचडी मैंने कर रखी है। तो एक समय के अनुसार मैंने कुछ काम कर रखे हैं, तो उनको मैं उसके अकॉर्डिंग ही लगाऊंगा ताकि सामने वाले को अच्छे से वो चीज समझ में आ जाए। ठीक है, मेरा रिज्यूम अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टार्टिंग हम कहां से करेंगे स्टार्टिंग हम अपने नाम से ही करेंगे। भाई जो रिज्यूमे होता है ना, वो वर्ड की फाइल में बनाते हैं हम। ठीक है, कुछ बच्चे क्या होते हैं, हम कहते हैं रिज्यूमे भेजो, तो वो क्या करते हैं, उसका फोटो खींच के भेज देते हैं। वो सबसे गलत चीज होता है। रिज्यूमे का कभी भी स्नैपशॉट या फोटोग्राफ नहीं भेजना चाहिए। वो हमेशा या तो वर्ड की फाइल में होना चाहिए या पीडीएफ की फाइल में होना चाहिए। ठीक है, या तो वो वर्ड की फाइल में होना चाहिए या पीडीएफ के फॉर्म में होना चाहिए। वर्ड की फाइल में जब हम अपना रिज्यूमे बनाना स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ऊपर रिज्यूम लिखते हैं, फिर अपना नाम लिखते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या करते हैं, अपना नाम लिखते हैं। नाम सबसे हाईलाइटेड होना चाहिए। देखो वैसे जब हम कोई भी चीज लिखते हैं वर्ड में, जब हम काम करते हैं ना, तो मैक्सिमम अक्षर जो हम शब्द लिखते हैं वो फॉन्ट साइज 12 यूज करते हैं। ठीक है, अगर हमें कभी टाइम मिला, हम कंप्यूटर लैब में जाते हैं, तो हम जरूर जाके वहां सीखना कि वर्ड में कैसे काम किया जाता है। ये हल्की सी नॉलेज आपको हमेशा होनी चाहिए। जो हम लिखते हैं उसमें आईटी प्रोफेशनल, रिज्यूम के अंदर हम एडिशनल क्या लिख सकते हैं। देखो ये तो बता दिया मैंने प्रोफेशनली, लेकिन मैंने क्या कहा, जो फ्रेशर आदमी होता है उसके पास इतना वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता, बताने के लिए ज्यादा चीजें नहीं होती, तो रिज्यूम को बढ़ाए कैसे, वो एक पेज का भी करे कैसे, तो उसके अंदर कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं। जैसे आईटी प्रोफिशिएंसी, या हम कंप्यूटर ज्ञान कह देते हैं उसको, कंप्यूटर नॉलेज। ठीक है, तो हम उसको ऐड कर सकते हैं और वहां हम लिख सकते हैं बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। जी कंप्यूटर का मुझे बेसिक ज्ञान है, वो चीज लिख सकते हैं। फिर हम लिख सकते हैं हॉबीज, मेरी हॉबीज क्या क्या हैं, मूवीज देखना है या सॉन्ग सुनना, लिसनिंग म्यूजिक है। ठीक है, तो लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपकी हॉबीज भी ना बड़ी सिलेक्टिव होनी चाहिए। अब आपने लिख दिया लिसनिंग म्यूजिक, अब सामने वाले को क्या इंपैक्ट पड़ेगा, यार मैं इसको काम दूंगा ये गाने सुनेगा। वहां पे स्पेसिफाई कीजिए कि जब मैं फ्री हूं ना, मैं तब उस गाने सुनना पसंद करता हूं, जब मैं फ्री होता हूं, वर्किंग हाउस में नहीं। तो थोड़ा सा उसको स्पेसिफिक करना होगा। हॉबीज जो भी आप लिखेंगे वो स्पेसिफिक लिखोगे। हर एक चीज नहीं होता, हम क्या देते हैं भाई मुझे रीडिंग बुक पसंद है, कई बच्चे लिख देते हैं मुझे रीडिंग बुक पढ़ना है, भाई बुक किताबें पढ़ना मुझे पसंद है। अब सामने वाला झट से क्वेश्चन पूछेगा, बता भाई तूने कौन कौन सी 3 किताबें पढ़ी हैं, और वहां पे कंफ्यूज हो जाएगा। क्यों, उसने तो कॉपी पेस्ट कर लिया है कहीं से, किसी दूसरे का देख के उतार लिया है। तो किसी का देख के नहीं उतारनी है, जो आपकी प्रॉपर हॉबीज हैं, जो आपकी अपनी हॉबीज हैं वही लिखनी है, और वो भी अपने जॉब डिस्क्रिप्शन को ध्यान में रखते हुए। वो केवल लिखना है, एडिशनल वो चीजें हैं मेरी रिज्यूम के अंदर। ठीक है, अब उसके अंदर हम लिख सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ। ये बढ़ाने के लिए बता रहा हूं भाई, कभी भी हम अपना रिज्यूम का जो पेज होता है, ऐसा नहीं होता कि आधा भरा हुआ और आधा खाली है, तो व्हाइट पेपर को हम व्हाइट नहीं छोड़ते, उसको कंप्लीटली ब्लैक कर देते हैं लिख के, तो कंप्लीट भरा होना चाहिए। तो ये चीज क्या है, तो उस पेपर को कंप्लीट भरेंगे। कौन कौन सी हॉबीज मैंने बता दिया, कंप्यूटर नॉलेज मैंने बता दिया, स्ट्रेंथ बता दिया, तो ये चीज क्या होंगी, आपके पेपर को कवर करेंगे। ठीक बात है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी है। हम कहां बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे जो फ्रेशर बच्चा है वो रिज्यूम कौन सा यूज करे। तो मैंने कौन सा कहा, क्रोनोलॉजिकल। मैंने क्या कहा, पहले हम अपना नाम लिखेंगे। मैंने क्या कहा, वर्ड में हम कौन सा अक्षर यूज करते हैं, फॉन्ट साइज कौन सा यूज करते हैं, 12 12। ठीक है, और मेनली हम कौन सा यूज करते हैं,
या तो हम यूज करते हैं टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है, टाइम्स न्यू रोमन जो बेसिक साइज होता है, जो इसमें सिंपलेस्ट थी भाई। हम कभी भी वो डिजाइन इस तरह का चूज नहीं करते जो सामने वाले को अच्छे से पढ़ा ना जाए, ऐसा हम कभी भी चूज नहीं करते, ठीक है। तो या तो हम क्या कर लेते हैं, टाइम्स न्यू रोमन चूज कर लेते हैं, वो बड़ा साफ और सिंपल सोबर होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फॉन्ट साइज, मैंने क्या कहा, थ्रू आउट हम कितना लिखते हैं, 12 लिखते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा, नाम हमेशा हाईलाइटेड होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसको बोल्ड भी कर देंगे और 12 से हम उसको 14 साइज कर देंगे। हमारे नाम का साइज क्या हो जाएगा, 14, ठीक है, 14। वो बड़ा अच्छा इंप्रेसिव होगा कि मेरा नाम अलग से दिख रहा है, रिज्यूम है, ये किसका है, इस आदमी का है। उसके बाद मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स में हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। बच्चों ईमेल आईडी आज के टाइम में सबके पास होनी चाहिए, जरूरी नहीं। कई बार क्या होता है, फोन रेंज में नहीं होता, तो क्या करता है नौकरी देने वाला, कंपनी वाला, ऑर्गेनाइजेशन वाला क्या करता है, आपको ईमेल ड्रॉप कर देता है, भाई इस दिन आपका इंटरव्यू है, आप आ जाइएगा, ठीक है। या जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देनी है वो ईमेल के थ्रू आपको दी जा सकती है, ठीक बात है। तो ये चीज आपकी होनी चाहिए। उसके बाद या तो आप स्टेंजे की फॉर्म में लिख दीजिए, पहरे की फॉर्म में लिख दीजिए, भाई मैंने पहले ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, फिर ये किया, 10वीं की, 12वीं की, मतलब अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो वहां पे टेक्निकल एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन आप लिख सकते हो, ठीक है, हेडिंग जो आप देना चाहो, ठीक है। तो वहां पे आपका डिप्लोमा, डिग्री, 10th, 12th और शॉर्ट टर्म कोर्सेज सभी कुछ आ जाते हैं आपके, ठीक है। उसके बाद आप क्या लिखते हो, उसके बाद आप लिखते हो अपना क्या, कि इंडस्ट्रियल विजिट। अगर आपने अपना कोई भी कोर्स किया है, उसके टाइम पे कोई इंडस्ट्रियल विजिट की है, तो आप उसके बारे में बता सकते हो। आप मेजर प्रोजेक्ट, माइनर प्रोजेक्ट्स के बारे में आप लिख सकते हो। उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ के बारे में लिख सकते हो। उसके बाद अपनी हॉबीज के बारे में लिख सकते हो। उसके बाद लास्ट हमारा क्या होता है, पर्सनल डिटेल्स, जहां पे अपना नाम हो चुका है, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और आपका एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, नेशनलिटी इंडियन, मैरिड और अनमैरिड, ठीक है। तो ये चीजें आपकी किसके अंदर आती है, लास्ट ऑप्शन में। उसके नीचे क्या होता है, डेट और प्लेस, और एक जगह पे नीचे आपके सिग्नेचर। वहां पे हम डेट और सिग्नेचर से पहले एक लाइन भी लिखते हैं कि जो भी चीजें मैंने ऊपर लिखी हुई हैं वो सारी सारी सच है, ट्रू है, कोई भी एंट्री गलत नहीं मैंने फिल की है, और नीचे आप उस पर साइन करते हैं। तो ये एक सिंपल सा परफॉर्मा किसका होता है, आपका रिज्यूम का होता है, जो कि किसी भी रिक्रूटमेंट के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका रिज्यूम बहुत अच्छा स्पेसिफिक है, जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग बना हुआ है, तो आधा आपका काम हो गया है, आपका आधा सिलेक्शन हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूंगा डियर स्टूडेंट्स कि जो भी आपसे इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें से 50%, 50 to 60% क्वेश्चन आपको आपके रिज्यूम से ही पूछे जाते हैं। भाई यहां से अच्छा आपने ट्रेनिंग कर रखी है, बताओ आपने ट्रेनिंग में क्या सीखा था। अच्छा आपने ये प्रोजेक्ट किया था, तो बताइए प्रोजेक्ट में आपने क्या सीखा, ठीक है। तो आपकी अच्छा ये हॉबी है, बताओ आपकी ये हॉबी क्यों है, किस टाइम पे करते हो, कैसे करते हो। स्ट्रेंथ आपकी ये है, तो क्या स्ट्रेंथ आपकी, आप कैसे कह सकते हो ये स्ट्रेंथ आपके अंदर है। तो इन चीजों के जवाब होने चाहिए। आपके रिज्यूम में एक भी ऐसा वर्ड नहीं होना चाहिए जिसका मीनिंग आपको ना पता हो या आप उसको डिफेंड ना कर सकें। अगर आप उस चीज के बारे में जानते हैं तो ही आप उन चीजों को रिज्यूम के अंदर लिखिए, अदरवाइज रिज्यूम के अंदर नहीं लिखिएगा, ठीक है। जो भी चीज का अच्छे से ज्ञान है, केवल वही शब्द रिज्यूम के अंदर होने चाहिए। अगर आपको उसमें से कोई चीज नहीं पता है, या तो आप उस चीज को पता कीजिए या उस चीज को हटा दीजिए। मैं फिर कहूंगा, रिज्यूम कभी भी फिक्स नहीं होता। ऐसा नहीं होता आपने एक बार बना के रख लिया और उसी रिज्यूम को हर बार जो भी कंपनी आए उसके सामने आगे रखते रहें। जी नहीं, जैसी कंपनी होगी उसकी जैसा जॉब डिस्क्रिप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग हमारा रिज्यूम बदलता रहेगा, हम उसको चेंज करते रहेंगे। जैसी उसकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम अपने अंदर देखेंगे मेरे अंदर कौन कौन सी स्किल हैं, कौन कौन से वो सेम वर्ड हैं जो जॉब डिस्क्रिप्शन में भी हैं और मेरे पास भी हैं, उनको उठा के अपने रिज्यूम में मुझे रखना है, तभी वो मुझे नौकरी के लिए एलिजिबल कैंडिडेट मानेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो रिज्यूम से रिलेटेड हैं। एक और चीज मैं बताना चाहूंगा, रिज्यूम के अंदर आजकल हम अपना फोटोग्राफ भी यूज करना स्टार्ट कर दिया है। जहां पे मैं अपना नाम लिख रहा हूं उससे अपोजिट साइड, अगर लेफ्ट हैंड साइड में मैंने अपना नाम लिख रखा है तो उसके राइट हैंड साइड में हम क्या कर सकते हैं, अपना फोटो लगा सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो अगर जो पॉसिबल है, जो कर सकता है, वो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और जो आपका फोटोग्राफ होगा बिल्कुल प्रोफेशनल होगा, फॉर्मल शर्ट के अंदर होगा, टाई लगाकर होगा, ठीक है। तो एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। हाँ, एक डिसेंट बंदा मेरे पास आ रहा है, कोम किया होना चाहिए, कंघी किए हुए बाल होने चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मोबाइल फोन से फोटो खींचा उसको अटैच कर दिया, जी नहीं, इससे अच्छा मत लगाना। अगर इस तरह का फोटो आपके पास है तो मत लगाना। अच्छा प्रोफेशनल फोटो हो, डिसेंट लुक में हो,
तो वो फोटो ही वहां पे अटैच करना। कंप्लीट फोटोग्राफ नहीं, जो आपके पासपोर्ट साइज फोटो होता है वो वहां पे आप अटैच कर सकते हो। ठीक बेटा, तो ये कुछ जनरल चीजें थी जो रिज्यूम के बारे में आपको मैं बताना चाहता था। इसके अलावा भी आप कोई चीज पूछना चाहते हैं, ये सब कुछ कंप्लीट नहीं है मेरे बच्चों। मैं आपको बता देता हूं, रिज्यूम के लिए सबका ज्ञान थोड़ा अलग हो सकता है। कोई आदमी कह सकता है इस चीज को और ज्यादा प्रायोरिटी दी जा सकती थी, बिल्कुल दी जा सकती है, बिल्कुल दी जा सकती है, लेकिन वो डिपेंड करता है उस पर्सन के ऊपर, ठीक है, कि वो किस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। और मैं कह रहा हूं जो इंपॉर्टेंस देनी है ना मेरे अकॉर्डिंग देनी है, ना सामने वाले के अकॉर्डिंग देनी है, किसके अकॉर्डिंग देनी है, जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग प्रेफरेंस देनी है कि कौन सी एंट्री कहां फिल होगी, ऊपर कौन सी होगी, नीचे कौन सी होगी, बीच में कौन सी होगी। वो सब कुछ किसके अकॉर्डिंग होगा, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर सामने वाला क्या चाहता है कैंडिडेट के अंदर, उन चीजों को हाईलाइट करना है, बाकी चीजों को हाईलाइट नहीं करना है। अगर मैं कह दूं मुझे क्वालिटी इंजीनियर चाहिए और मैं लिख दूं हाँ मैंने प्रोडक्शन में ये किया है, मैंने प्रोडक्शन में ये किया है, मैंने मैकेनिक मेंटेनेंस में ये किया है, उसके लिए वो यूजलेस चीजें हैं, उसको चाहिए ही नहीं आदमी, उसको तो क्वालिटी वाला आदमी चाहिए ना। तो ये बताओ तुमने क्वालिटी के अंदर क्या किया है, क्या सीख रखा है तुमने क्वालिटी के लिए, ठीक है ना। एक क्वालिटी इंजीनियर के लिए आपने क्या क्या चीजें सीखी हैं, उसके लिए तो वो इंपॉर्टेंट है। अब मैं कहूं उसको चाहिए एक मशीन ऑपरेटर लेथ मशीन के लिए, और तुम कह दो सर मुझे ड्रिलिंग का एक्सपीरियंस है, ओ भैया क्या करेगा वो ड्रिलिंग वाले का, उसको चाहिए ही नहीं भाई, उसको तो लेथ वाला चाहिए। अगर उसके पास दो रिज्यूमे आए, एक ने कहा सर मुझे लेथ मशीन बहुत अच्छे से चलाने आती है, इसके ये पार्ट होते हैं, मैं ऑटोमेटिक सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल वाली लेथ भी संभाल सकता हूँ, सिंपल जो लेथ कन्वेंशनल लेथ होती है मैं वो भी संभाल सकता हूँ। और दूसरा कहता है सर मुझे ड्रिलिंग मशीन भी आती है, मुझे मिलिंग मशीन भी आती है, मैंने इन पे काम कर रखा है। वो किसको सिलेक्ट करेगा, तुम बताओ किसको सिलेक्ट करेगा, वो लेथ वाले को सिलेक्ट करेगा ना, क्योंकि उसको तो काम किस पे चाहिए, लेथ पे चाहिए। ठीक है, तो जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है मुझे अपने रिज्यूम में उन्हीं चीजों को ऐड करना होगा, वही मेरा रिज्यूम सबसे अच्छा होगा और वही बच्चा शॉर्टलिस्ट होगा। तो जैसी कंपनी की रिक्वायरमेंट वैसा मेरा रिज्यूम, ये इंपॉर्टेंट फंडा हमेशा ध्यान रखना। रिज्यूम कैसा होगा, जैसी कंपनी की जरूरत वैसा मेरा रिज्यूम। बस पहला प्लेसमेंट होने का आपका एक सीढ़ी आप ऊपर चढ़ जाओगे उसी टाइम पे। ठीक बात है बच्चों। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आगे कोई भी वीडियो इस तरह की कोई वीडियो डालता हूं तो उससे क्या होगा, वो आपको पता चल जाएगा कि मैंने कोई वीडियो अपलोड की है और आप उसको देख पाएंगे। ठीक है बेटा, तो आज मैं यहीं पे खत्म करता हूं। किसके बारे में हमने बात की, रिज्यूम के बारे में बात की, रिज्यूम के फॉर्मेट के बारे में बात की, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में बात की, अच्छा रिज्यूम कैसे बनाया जाता है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये सारी चीजें मैंने आपको आज बताई है। ठीक है, आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप वो भी बता सकते हैं। ठीक बेटा, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।